अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू स्टेप अप स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल बताऊंगी उस दिन की। इस दिन मेरा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू था। इस इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें पूछी गई, कितने मेंबर्स थे पैनल में और उनकी तरफ से क्या क्या सवालात किए गए और टाइमिंग्स क्या होती हैं इंटरव्यू की, इंटरव्यू कितने टाइम के लिए कंडक्ट होता है, कितने बजे स्टार्ट होता है, कब एंड होता है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं इंटरव्यू के लिए। ये तमाम चीज़ें हम आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मेरा जो इंटरव्यू था वो था 10 जून 2025 को। मेरा इंटरव्यू हुआ था लेक्चरर फिज़िक्स की पोस्ट के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरी एफपीएससी में एज अ लेक्चरर में सिलेक्शन हो चुकी है। वीडियो के एंड पे मैं आपको वो लिस्ट भी शेयर करूंगी कि कितने लोगों का जो है वो इंटरव्यू हुआ था और उनमें से कितने लोगों की जो है वो सिलेक्शन हुई है। तो बहुत सारे बच्चों के मुझे डीएम्स आ रहे थे कि आप एफपीएससी इंटरव्यू के बारे में भी अपनी एक डिटेल वीडियो बनाएं। तो आज की वीडियो होगी वो इंटरव्यू पे होगी कि इंटरव्यू वाले दिन में जितनी भी चीज़ें हुई, जो जो चीज़ें पूछी गई, वो तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बाकी जो डिटेल्स हैं कि एडवर्टीज़मेंट से लेके टेस्ट कब हुआ था, टेस्ट में कितने लोग अपीयर हुए थे, उनमें से कितने स्टूडेंट्स पास आउट हुए, इंटरव्यू की लिस्टिंग कब लगी, शॉर्ट लिस्ट कब हुए, इंटरव्यू कैसा रहा, कितने दिन पहले इन्फॉर्म किया जाता है और कब इन्फॉर्म किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन जो है वो कवर करेंगे। लेकिन आज की वीडियो जो है वो स्पेसिफिकली इंटरव्यू के लिए है। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू एफपीएससी का जब इंटरव्यू होता है तो कुछ टाइम पहले आपको जो है वो एफपीएससी की तरफ से लेटर तो मिल जाता है, ठीक है, लेकिन एक दिन पहले वो एक कॉल करके भी आपको रिमाइंड देते हैं कि आपका जो है वो इंटरव्यू है। तो अगर कोई टाइमिंग्स वगैरह चेंज हो जाती हैं या इस तरह से कोई बात हो जाती है तो वो लोग इन्फॉर्म कर देते हैं। तो मेरा ये था कि हमारा जो इंटरव्यू था, जो मुझे लेटर रिसीव हुआ था, उसमें टाइमिंग्स लिखी हुई थी 9:30 और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो इस्लामाबाद मैंने सेंटर सेलेक्ट किया था। तो क्योंकि मैं उस टाइम पे इस्लामाबाद में ही थी तो मेरे लिए वो कन्वीनियंट था कि मैं वहीं पे अपना इंटरव्यू दूँ। एफपीएससी के लिए आप डिफरेंट अपने अकॉर्डिंगली जो है वो सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो मैंने सेंटर सेलेक्ट किया था तो मैंने इस्लामाबाद सेलेक्ट किया था क्योंकि वो मेरे लिए कन्वीनियंट था। तो मेरा इंटरव्यू जो था वो इस्लामाबाद में था, एफपीएससी हेडक्वार्टर जो आगा खान रोड पे है F5 में। 8:30 बजे के अराउंड जो है वो एफपीएससी पहुंच चुकी थी। तो वहाँ पहुँचने के बाद जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, मतलब आपको जो लेटर रिसीव होता है आपका, वो लेटर देख के आपको वहाँ पे अटेंडेंस आपकी लेके मार्क करके फिर आप से आपका सेल फोन वगैरह है या आपके पास कोई बैग वगैरह है वो लेके आपको अंदर भेज दिया जाता है। तो अंदर जाने के बाद वन बाय वन जो है वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और इंटरव्यू के लिए जो आपका यानी सीरियल नंबर होता है वो उसके अकॉर्डिंगली होता है, जो इंटरव्यू लिस्ट में जो पब्लिश होती है एफपीएससी की वेबसाइट पे, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अंदर भेजा जाता है। भेजा गया अंदर। तो जब मैं गई तो वहाँ पे पैनल में 4 लोग थे, ठीक है। पैनल हेड था, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे, एक एक साइकेट्रिस्ट थे और एक एफपीएससी का पर्सन था। वो बाय नेम आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवाते, लेकिन जैसे ही आप रूम के अंदर एंटर होते हैं तो आप सलाम करते हैं और फिर आप चले जाते हैं। वो आपको बैठने के लिए कहते हैं और उसके बाद वो फिर आप जो पैनल हेड हैं वो सेंटर में बैठे होते हैं, तो वो उनके आगे जो नेम प्लेट लगी होती है तो वो उस पर नेम मेंशन नहीं होता, लेकिन उनका इस तरह से मेंशन होता है कि ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, ये एसएस हैं, पैनल हेड हैं ये। तो वो जो पैनल हेड हैं वो आप जैसे ही अंदर जाएंगे तो वो आपको इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं, तो कि मैं जो है वो पैनल हेड हूँ, ये आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, या आपको सब्जेक्ट के हवाले से सवाल पूछे जाएंगे, और ये साइकेट्रिस्ट हैं और ये एफपीएससी के पर्सन हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने कहा था कि 5-5 मिनट्स का हम टाइम लेंगे, यानी कि 4 पर्सन थे तो 5-5 मिनट्स, 20 मिनट्स का टोटल वो कह रहे थे कि आपका इंटरव्यू होगा। लेकिन इंटरव्यू जो है वो 20 से कुछ कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चंस पे और आंसर्स पे। वो कभी ये होता है कि वो टाइम से ज़्यादा भी कर जाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा लंबा नहीं होता। जो इंटरव्यू का ड्यूरेशन है वो यही 20 मिनट्स की, या थोड़ा ऊपर होता है या थोड़ा नीचे होता है। अब हम देख लेते हैं कि इन चारों जो पर्सन से पैनल में उन्होंने कौन कौन से सवाल पूछे। तो सबसे पहले पैनल हेड जो है वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो पहला जो उनका जो सवाल होता है वो यही था कि इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। तो जाने से पहले, हर इंटरव्यू में जाने से पहले कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आपको पता होता है कि ये चीज़ तो पूछेंगे पूछेंगे, तो उसने आपको पहले से ही प्रिपेयर करना है। तो जैसे इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ था तो ये मैंने अच्छे से तैयार किया हुआ था, अपना एक इंट्रोडक्शन मैंने बनाया हुआ था। और जब पैनल ने मुझसे सवाल किया तो ये उन्होंने मुझसे इंग्लिश में पूछा था। अच्छा, एक चीज़ ये कि बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि हमसे सवाल जो है वो
इंग्लिश में पूछे जाते हैं इंटरव्यू में या उर्दू में पूछे जाते हैं, तो ये मिक्स्ड होते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको इंग्लिश में पूछे जाएंगे तो आप इंग्लिश में जवाब दे दें, कुछ उर्दू में पूछे जाते हैं आप उर्दू में जवाब दे दें। लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा गया है लेकिन आप और आप इंग्लिश के साथ इतने कंफर्टेबल नहीं है, यानी कि आप अपनी बात दूसरों को इतनी अच्छे से नहीं समझा पा रहे इंग्लिश में, तो आप जो है वो लैंग्वेज स्विच भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें। तो उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा कि जी मिस आइज़ा, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, और अपने इंट्रोडक्शन में आपने बताना है कि अपनी सेल्फ एजुकेशन के बारे में, अचीवमेंट्स का, अपने सिबलिंग्स का, पेरेंट्स का, फादर का प्रोफेशन और आपकी रेजिडेंस। ये 4-5 चीज़ इन्होंने कहा था कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में जो है वो कवर करनी है। तो फिर मैंने अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, और सबसे पहले ये होता है कि उन्होंने, क्योंकि मुझसे अब मेरी एजुकेशन का पूछा था, तो जो रीसेंट डिग्री होती है पहले आपने उनका बताना है, तो मैंने अपनी रीसेंट डिग्री का बताया, फिर मैंने अपनी बैचलर्स का बताया, मैंने कहाँ से की, मेरी क्या क्या अचीवमेंट्स थी, मैंने उन अचीवमेंट्स के बारे में भी बताया, मैंने जहाँ पे यानी कि मेरा प्रोफेशनल जो एक्सपीरियंस था मैंने वो भी उनको बताया। फिर उसके बाद सिबलिंग्स का बताया कि मेरे कितने बहन भाई हैं, वो इस टाइम क्या क्या काम कर रहे हैं, कितनी एजुकेशन है, अगर कोई पढ़ रहा है तो वो कहाँ पे एजुकेशन अपनी कर रहा है। पेरेंट्स का बताया, और फिर अपने फादर के प्रोफेशन का बताया, और मैं कहाँ इस वक्त रह रही हूँ। ये सारा इंट्रोडक्शन जो था ये तकरीबन 1 से 1.5 मिनट का होगा, और ये मैंने इंग्लिश में उनको बता दिया था क्योंकि मुझसे ये जो सवाल था वो इंग्लिश में ही पूछा गया था और मैं ये चीज़ प्रिपेयर करके गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो उनकी जानिब से पूछा गया था तो वो बहुत ही नॉन क्वेश्चन था, यानी कि ये चीज़ भी आपको जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं तो आप इस चीज़ के लिए भी थोड़ा प्रिपेयर करते हैं कि आप, मुझे उन्होंने कहा कि यानी कि आपकी सीवीज़ और आपके डॉक्यूमेंट्स और आपकी हर चीज़ जो है वो उनके सामने टेबल पे पड़ी होती है। तो उन्होंने मेरे ऐसे डॉक्यूमेंट्स देखे तो उन्होंने कहा कि आप एक अच्छी स्टूडेंट हैं, आपका बहुत अच्छा स्कोर रहा, आपका एजुकेशनल करियर में बहुत आपने अच्छा परफॉर्म किया है, तो आप फिज़िक्स ही क्यों सिलेक्ट करना चाहती हैं, तो इसके बारे में आप बताएंगी। तो अच्छा, ये सवाल जो है ये उन्होंने मुझसे उर्दू में ही पूछा था कि आपने फ़िज़िक्स क्यों सिलेक्ट की। तो मैंने दिया, मतलब जो मेरी अपनी स्टोरी थी कि मुझे जो है ना वो जीडीपी में जाना था, मुझे जनरल ड्यूटी पायलट जो है वो बनना था। तो एफएससी के बाद, सॉरी मैट्रिक के बाद, मुझे जब मेरे पास ऑप्शन था कि आपने मेडिकल सेलेक्ट करनी है या आपने इंजीनियरिंग सेलेक्ट करनी है, प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग, तो मैंने जब पूछा सबसे तो उन्होंने कहा कि अगर आपने जीडीपी में जाना है तो उसके लिए आपको प्री इंजीनियरिंग रखना होगी, यानी कि उस पर फिज़िक्स का ज़्यादा स्कोप है। तो इस हवाले से मैंने फ़िज़िक्स रखी, लेकिन कुछ बेसिस की वजह से मेरा वहाँ पे नहीं हो सका। लेकिन फिर मैंने आगे अपनी फ़िज़िक्स को ही परसू किया। मुझे सब्जेक्ट्स में से ये फ़िज़िक्स सब्जेक्ट जो था वो मुझे पसंद भी बहुत था। वो, अच्छा, आपकी जो पसंदीदगी की जो वजह होती है ख़ास तौर पे जब आप स्कूल और कॉलेज लाइफ में होते हैं, तो बहुत डिपेंड कर रहा होता है कि आपको जो टीचर वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं। तो हमारे जो टीचर्स थे, ख़ास तौर पे जो हमारे फ़िज़िक्स के टीचर थे जो मुझे मिले थे, सर यासीन उनका नाम था, तो वो हमें बहुत अच्छी जो है वो फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे। तो उस वजह से मेरा फ़िज़िक्स में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो ये भी मैंने उनको अपने टीचर का भी रेफरेंस दे के उनको बताया कि मुझे इस वजह से फ़िज़िक्स जो है वो ज़्यादा सब्जेक्ट पसंद था, तो मैंने इसीलिए ही फ़िज़िक्स जो है वो सिलेक्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उनसे पूछा गया वो ये था कि आप एफपीएससी ही क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं। पाकिस्तान में जैसे 2 तरह की जॉब्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और फेडरल गवर्नमेंट है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप एफपीएससी ही क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं। सवाल भी मुझसे इंग्लिश में ही पूछा गया था, तो मैंने उनका बताया कि सर मुझे लगता है आई बिलीव एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर चेंज, एंड आई वांट टू कंट्रीब्यूट by creating a learning environment that encourages critical thinking, curiosity and confidence among the students। यानी कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके ज़रिए आप स्टूडेंट्स को जो है वो इंकरेज कर सकते हैं, और कौमी और मुल्की सतह पे जो है वो हमें एजुकेशन जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टूल है। तो इस तरह से मैंने उनको ये आंसर किया। और फिर मैंने उनसे कहा, जो उनका सवाल का दूसरा पार्ट था कि पहला तो ये था कि एफपीएससी में यानी कि आप टीचर बनना चाहती हैं, और दूसरा ये कि आप फेडरल क्यों सिलेक्ट करना चाहती हैं। तो मैंने उनसे कहा प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी अप्लाई कर रही हूँ और फेडरल में भी, तो जहाँ पे इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रज़ा होगी तो वहीं पे हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने उनको क्लियरली जो है वो ये बात बता दी थी। नेक्स्ट फिर उन्होंने मुझसे अब एजुकेशन के रिलेटेड, अब वो स्विच हो गए, तो उन्होंने कहा कि मेन 2 बेसिक पिलर्स ऑफ फिज़िक्स आपने बताना है। तो उन्होंने कहा कि बेसिक पिलर्स ऑफ फिज़िक्स क्या हैं, जो 2 हैं। तो मिनट के लिए तो मेरे माइंड से बिल्कुल स्किप हो गया कि बेसिक पिलर्स ऑफ फिज़िक्स क्या थे। फिर ऐसे उन्होंने कहा कि 2 फिज़िक्स की ब्रांचेस हैं, इस तरह से आपको वो हिंट भी देते हैं। तो फिर मुझे याद आ गया, फिर मैंने कहा ये सर रिलेटिविटी और क्वांटम फिज़िक्स जो है वो बेसिक पिलर्स हैं फिज़िक्स के। रिलेटिविस्टिक फ़िज़िक्स है जिसमें हम
उन ऑब्जेक्ट्स को डील करते हैं जो बहुत हाई स्पीड से, यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में होती है, उस वो ऑब्जेक्ट जो है उनको डील करते हैं। और क्वांटम फिजिक्स जो है वो बताती है मैटर और एनर्जी का रिलेशन बताती है, बिहेवियर एट वेरी स्मॉल स्केल, जैसे कि एटम्स और सब एटम्स। तो उन्होंने कहा ठीक है, गुड है। तो अब वो आपको, अच्छा एक चीज़ ये कि हर स्टूडेंट का, हर कैंडिडेट का जो है वो इंटरव्यू का इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू, जैसे मैंने सुना था। लेकिन जब मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा वो ये था कि बहुत ही आपको वो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देते हैं, आपसे बहुत एक फ्रेंडली वे में पूछते हैं। आप कहीं स्टक हो जाएं, कोई चीज़ आपके माइंड से स्किप हो जाए तो आपको थोड़ा सा टाइम भी देते हैं, आपको रिलैक्स भी करते हैं। तो इस तरह से मतलब बहुत कोई प्रेशर नहीं होता। उस टाइम पे कैंडिडेट पे तो बहुत प्रेशर होता है, लेकिन वो उस प्रेशर को कम करने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि हम आंसर करें उनको कुछ सोच के, थोड़ा चाहे टाइम ले लें। वो कुछ हिंट्स भी देते हैं अगर आप कहीं फंस जाएं। तो इस तरह से बड़ा यानी कि अच्छा इन्वायरमेंट था इंटरव्यू रूम। और नेक्स्ट उन्होंने मुझसे पूछा कि आप एस्ट्रोफिज़िक्स के बारे में क्या जानती हैं, और एस्ट्रोफिज़िक्स में आपका इंटरेस्ट है या नहीं। और साथ ही फिर उन्होंने दूसरा सवाल भी मुझसे पूछ लिया कि एस्ट्रोफिज़िक्स में पाकिस्तान की क्या कंट्रीब्यूशन रही हैं पिछले टाइम में, जो एक बेंचमार्क रहा है पाकिस्तानी हिस्ट्री में। तो मैंने उनसे कहा, मैंने उनको बता दिया कि सर एस्ट्रोफिज़िक्स का कोई कोर्स नहीं पढ़ा, यानी कि ना ही मैंने बैचलर्स में ना आगे मैंने एस्ट्रोफिज़िक्स का कोई कोर्स नहीं पढ़ा था। इस वजह से मुझे ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन नहीं थी एस्ट्रोफिज़िक्स के बारे में। तो थोड़ा बहुत था तो वो मैंने उनको बताया है। फिर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन बताएं। तो ये चीज़ मुझे याद नहीं थी, उस टाइम पे याद नहीं आ रहा था, और मैंने इसके बारे में पढ़ा भी नहीं हुआ था। तो फिर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने एक वीक के अंदर जो है वो 2 सैटेलाइट्स जो है वो भेजे हैं। एक चाइना के साथ कोलेबोरेशन में, जो कि 17 जनवरी 2025 को भेजा गया था, और दूसरा जो है पाकिस्तान ने लॉन्च किया था January 14, 2025 को। तो ये जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत बड़ा एक कारनामा था। तो उन्होंने कहा कि आप इस चीज़ के बारे में भी थोड़ा देखिएगा। मैंने कहा श्योर सर, मैं इसको भी देखूंगी इंशाल्लाह। तो फिर उन्होंने मुझे आगे कहा कि मैं अब आपको डायरेक्ट कर रहा हूँ आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ, यानी कि सेंटर में जो थे वो पैनल हेड बैठे हुए थे, और उनकी जो है वो लेफ़्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे जो थे वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, और लेफ्ट साइड पे उनके साइकेट्रिस्ट और एफपीएससी के जो पर्सन थे वो बैठे हुए थे। तो पैनल हेड के क्वेश्चंस के बाद उन्होंने मुझे कहा कि सर ऑल ओवर टू यू, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ उन्होंने मुझे भेज दिया। फिर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने मुझसे कहा कि पूछा, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यानी कि पे मतलब रट्टा लगाते हैं, और रट्टा लगा के जो है वो इम्तिहान दे देते हैं। तो आप रट्टा सिस्टम को आप किस तरह से देखती हैं और किस तरह से आप इसको ख़त्म करना चाहेंगी। तो ये उनका बड़ा ही क्रिटिकल क्वेश्चन था। तो मैंने जो अपनी एक्सपीरियंस से जो मैंने चीज़ देखी थी, शायद आप लोगों को भी ये फील हुआ होगा कि मैट्रिक एफएससी में हमारा जो पहला पहला फिजिक्स का चैप्टर होता है उसमें वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज जो है वो उसकी मेजरमेंट यानी लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, और आप किसी बॉब का अगर आपने डायमीटर लेना है तो आप वो कैसे लेते हैं। तो वो जो टॉपिक था मुझे वो बहुत मुश्किल लगता था कि एक चीज़ को याद करना कि मेन स्केल की रीडिंग को वर्नियर स्केल की रीडिंग से मिलाना है। तो इस तरह से वो चीज़ बहुत मुश्किल लगती थी और बहुत उसको रट्टा लगाना पड़ता था। लेकिन फिर भी ना वो मिक्स हो जाता था। तो मैंने कहा सर वो चीज़ इतनी मुश्किल मुझे लगती थी, लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी में गए और हमने वहाँ पे जाके एक्सपेरिमेंट किया, तो हमारा बैचलर का जो पहला पहला एक्सपेरिमेंट था वो यही थे कि आपने डायमीटर बॉब का निकालना है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज से। तो जब हमने हर चीज़ बाय हैंड की तो वो हर चीज़ आपके माइंड में आ गया। अच्छा पहले हमने ये चीज़ किया, ये पकड़ा, ये किया। तो वो हर चीज़ जो है वो आप एक दफ़ा आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया, अब आप पूरा जो वो एक्सपेरिमेंट है वो आप खुद से लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे सिस्टम में बहुत ज़रूरी है कि मैट्रिक और एफएससी में, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस ऐसे हैं, बहुत सारे नहीं मतलब मोस्टली कॉलेजेस और स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स नहीं करवाए जाते। हालांकि एक्सपेरिमेंट्स, साइंसेस में एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और बहुत एक किरदार अदा करते हैं कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी है। अगर आप हर चीज़ को ऐसे ही ऑरली बताएंगे तो फिर स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है चीज़ें समझने में, तो वो फिर रट्टा लगाते हैं। लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंट्स इंक्लूड कर दें अपने उसमें, इंक्लूड तो हैं यानी कि प्रॉपर उसको करवाना शुरू कर दें, तो ये चीज़ एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट ला सकती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, वेरी गुड। फिर उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था तो वो उन्होंने पूछा कि मेरे ही क्वेश्चन से उन्होंने अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा कि प्रैक्टिकल्स में आप बात कर रही हैं कि प्रैक्टिकल्स होने चाहिए, और प्रैक्टिकल्स में स्टूडेंट्स जो है वो एक्सपेरिमेंट से बहुत ज़्यादा कुछ सीखते हैं। तो प्रैक्टिकल्स में तो स्टूडेंट इस ये ज़्यादा फोकस ही नहीं करते, यानी कि जब आप देखें कि अगर आपका थ्योरी का पार्ट है
सब्जेक्ट है तो स्टूडेंट पूरा साल उसके लिए तैयारी करते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट के लिए वो लैब की जो कॉपीज़ हैं वो भी इतने इंटरेस्ट से स्टूडेंट्स नहीं बनाते, और वो वाइवा वगैरह भी इतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते, क्योंकि सिफारिश जो उनका ये होता है कि भाई प्रैक्टिकल्स में तो नंबर लग ही जाएंगे। तो ये भी एक बड़ा यानी क्रिटिकल था, सोचने वाला था। तो फिर कुछ टाइम पॉज लेके मैंने कहा कि सर ये चीज़ तो मैं मानती हूँ कि बिल्कुल ऐसा ही है, प्रैक्टिकल्स में जो है वो सिफारिश होती है, लेकिन सिफारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती। अगर अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने काम खुद किया है, उसने वाइवा अच्छे से तैयार किया है, तो अल्टीमेटली उसको अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे। तो अगर स्टूडेंट का मोटिव जो है वो पढ़ाई के साथ साथ नंबरों पे ज़्यादा है और अंडरस्टैंडिंग पे कम है, तो फिर ये चीज़ थोड़ी होती है। लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स को नॉलेज की तरफ ज़्यादा माइल करेंगे तो ये चीज़ ख़त्म हो सकती है, और सिफारिश को भी हम ख़त्म कर सकते हैं इस तरह से। तो उन्होंने कहा था ठीक है ना। अच्छा, मैंने सॉरी, जब मैंने बात की थी, जब मैंने पैनल हेड को इंटरव्यू दिया, इंट्रोडक्शन दिया था, तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि मैंने ओ लेवल स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है। तो उसी से आगे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आपने ओ लेवल्स के बच्चों को भी पढ़ाया है और आप पाकिस्तानी जो एजुकेशन सिस्टम है उससे भी आप वाकिफ़ हैं, तो आपको क्या लगता है कि दोनों सिस्टम्स में, यानी कैम्ब्रिज में और पाकिस्तानी जो है सिस्टम, इस पे क्या डिफरेंस है? मुझसे कहा कि पाकिस्तान में ये होता है कि अगर आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का पेपर आएगा, तो उसमें से अगर 20 मार्क्स आपके एमसीक्यूज़ के हैं, फिर 30 शॉर्ट क्वेश्चंस के हो गए, लॉन्ग क्वेश्चंस के हैं, फिर आगे प्रैक्टिकल्स के मार्क्स हैं, तो वो सारे का सारा पेपर जो है वो आपको एक दिन में कवर करना होता है। यानी कि एक सिटिंग में बैठ के आपने 2-2.5 घंटे का वो पेपर है, उसमें आपको कोई सोचने का यानी टाइम नहीं दिया जाता। अगर आप मैट्रिक और एफएससी के पेपर की बात करें, इवन यूनिवर्सिटी लेवल पे भी यही होता है कि अगर आपके पास 1.5 घंटे या 2 घंटे का पेपर है, और अगर आप किसी क्वेश्चन में स्टक हो गए, तो आप मतलब हमें इतना सा टाइम ही दिया जाता है कि जो चीज़ आपके माइंड में याद है बस उसके लिख दें। अगर कोई चीज़ आपने खुद यानी कि अपनी थिंकिंग से कोई अपने जहन से कोई चीज़ लिखनी है, तो उस चीज़ के लिए टाइम नहीं दिया जाता। लेकिन ओ लेवल सिस्टम में ये होता है कि इनके 4 डिफरेंट पेपर्स होते हैं, यानी कि इनका शॉर्ट क्वेश्चंस का अलग से पेपर होता है, एमसीक्यूज़ का पेपर अलग से होता है, एटीपीज़ जो हैं इनके यानी कि जो प्रैक्टिकल्स वगैरह हैं उनका पेपर अलग से होता है। ये हर पेपर हर दिन होता है, मतलब एक दिन में एक पेपर होगा और फिर दरम्यान में कुछ छुट्टी आएगी तो फिर नेक्स्ट पेपर होगा। तो बच्चों को टाइम दिया जाता है, और ये ओ लेवल्स में ये होता है कि अगर आपने एक टॉपिक पढ़ लिया है तो उसको पढ़ने के बाद किसी भी तरह से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यानी कि वो बिल्कुल रट्टा सिस्टम नहीं होता। आपने टॉपिक पढ़ना है और आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना है, आपने देखना है कि ये फार्मूला है और इसकी ये स्टेटमेंट है और ये इस तरह से पूछी गई है। फिर आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम दे दिया जाए, किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाए, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो इस काबिल होते हैं, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ रट्टे के अंदाज में नहीं सीखी होती कि अगर अच्छा ये इक्वेशन हमने याद कर ली बस ये हमने लिख देनी है। तो ये वाला सिस्टम वहाँ पे नहीं होता। तो मैंने उनको बताया कि हमारे सिस्टम में बच्चों पे बहुत ज़्यादा बर्डन डाल दिया जाता है, फिर बच्चा रट्टा लगाता है और फिर वही चीज़ वो जो आगे जो है वो लिख देते हैं। लेकिन ओ लेवल्स में बच्चे को इस तरह से रट्टा नहीं लगवाया जाता, उनको जो है वो कंसेप्चुअली जो है ना रीडिंग करवाई जाती है और पढ़ाया जाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उनका जो अगला सवाल था मुझसे वो ये, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आपको बताया मैंने पहले उनके पास होते हैं, तो उन्होंने देखा कि मैंने रिसर्च की हुई है। तो उन्होंने कहा कि हाउ योर रिसर्च विल हेल्प स्टूडेंट्स, आपके स्टूडेंट्स को आपकी रिसर्च से क्या फ़ायदा होगा जो आपने अपनी रिसर्च की है। तो फिर जो मेरी रिसर्च है वो मेरा एनर्जी स्टोरेज पे काम था, यानी बैटरीज और सुपर कैपेसिटर्स पे, कि हम कोई ऐसा मटेरियल बनाएं जिससे जो है वो यानी कि एनर्जी को हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकें और उसको फिर यूटिलाइज भी कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि उसकी पावर डेंसिटी भी ज़्यादा हो और उसकी एनर्जी डेंसिटी भी ज़्यादा हो। तो मेरा इस चीज़ पे काम था, यानी ऐसा मटेरियल मैंने बनाना था और बहुत नैनो स्केल पे बनाना था। तो मैंने कहा कि सर मेरा जो काम है, मेरी जो रिसर्च है, उससे ना सिर्फ स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा बल्कि एक हर आम इंसान को फ़ायदा हो सकता है। आजकल हर बंदे को हमारी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उसमें जो एनर्जी है वो सबसे मेन रोल है, वो हमें चाहिए। घरों में हर चीज़ जो है वो एनर्जी पे चल रही है, तो मेरा काम उसी एनर्जी को स्टोर करना है और इस वे में करना है कि हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जैसे पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए ईवी व्हीकल्स आ रही हैं, तो ईवी व्हीकल्स में जो बैटरीज यूज़ हो रही हैं, तो हमारा काम उन्हीं बैटरीज पे और सुपर कैपेसिटर्स पे। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर इस चीज़ से वो यानी कि आप वो आपको इस तरह से फेस एक्सप्रेशंस दे रहे होते हैं कि वो आप
समझ रहे होते हैं, अच्छा ये मुझसे एग्री कर रहे हैं, तो फिर वो और आप भी थोड़े से यानी कि नॉर्मल फील करते हैं। फिर उन्होंने ऐसे एक स्माइल के साथ मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि क्योंकि हम मेरी जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के साथ हमारी जो बात हमारा जो इंटरव्यू चल रहा था, मेरा और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के दरमियान जो इंटरव्यू चल रहा था उसमें क्योंकि वो स्टार्ट ही रट्टा और कंसेप्ट से हुआ था, तो फिर वो पूरा जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे वो तकरीबन एक ही टॉपिक से ही पूछे गए इस तरह से। तो अक्सर होता यही है कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं और आप कोई एक आंसर करते हैं और उसी आंसर में से आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पता है हम सबको, बहुत हमने पढ़ते हैं इनको, तो अगर आपने ये चीज़ पढ़ानी हो और बतानी हो तो आप इसको कंसेप्चुअली और रट्टा दोनों से आप कैसे बताएंगे। सर जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं वो बेसिकली क्या रिलेशंस बता रही होती हैं, डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम का। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, तो इसमें हमारे पास जो 3 बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो एक जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है वी एफ यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये इक्वेशन हमें रिलेशन देती है कि अगर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हमने किसी ऑब्जेक्ट की फाइंड करनी है और हमें इनिशियल वेलोसिटी और टाइम गिवन है, तो हम उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोई भी सिस्टम हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करे यानी कि उसका एक्सेलरेशन जो है वो टाइम के साथ बढ़ या कम नहीं रहा, तो अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें पता होगी तो हम उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो किसी भी टाइम पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो होती है डिस्टेंस, यानी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। तो इसमें अगर आपने उसी मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और आपको इनिशियल वेलोसिटी और टाइम जो है वो गिवन है, तो हम उसका डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यानी फर्स्ट 2 इक्वेशंस ऑफ मोशन में टाइम की इन्वॉल्वमेंट होती है और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, और उसमें आप जो है वो एक्सेलरेशन या डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जो है वो गिवन है। ये इक्वेशंस जो हैं वो इक्वेशंस ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। अगर आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट फिजिक्स में अगर आपने एनालाइज करना हो या प्रिडिक्ट करना हो बिहेवियर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट का, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ सॉरी मूव कर रही है, तो ये न्यूटन्स की एक बहुत फंडामेंटल इक्वेशंस हैं और ये डिराइव होती हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से, और ये क्लासिकल मैकेनिक्स के फंडामेंटल्स हैं। और अगर आप हम इसको रट्टा सिस्टम में देखें तो रट्टा में हम यही बस इक्वेशंस को रट लिया कि ये नहीं देखते कि ये क्या बता रही है, किस तरह का सिनेरियो है। तो उसमें बस हमने ये देख लिया कि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्केयर, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, और इस तरह से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें आपको पिछले कॉन्सेप्ट नहीं पता कि आपको क्या बता रहा है। ये क्लासिकल मैकेनिक्स है, यानी क्वांटम मैकेनिक्स में ये होता है कि आप जो है वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की यानी कि जो स्मॉल एटॉमिक लेवल पे ऑब्जेक्ट्स हैं आप वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट उन्होंने अपना क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद फिर मुझे साइकेट्रिस्ट की तरफ डायरेक्ट कर दिया। तो साइकेट्रिस्ट ने जो मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा बहुत एक स्माइलिंग और फ्रेंडली वे में मुझसे पहला सवाल पूछा। उन्होंने कहा जी मिस आइज़ा मैं आज मैं सुबह उठा और मैंने केटल उठाई, मैंने पानी गर्म किया, फिर मैंने जो है वो पानी कप में डाला, टी बैग डाला, फिर मैंने उसको मिक्स किया और मैंने चाय जो है वो कप टेबल पे रख दिया। कुछ टाइम बाद जो है वो चाय का कप जो है वो ठंडा हो गया। वो बहुत इस तरह से बहुत बहुत आरामदा वे में जो है वो सिनेरियो समझा रहे थे। फिर वो कहते हैं वो चाय का कप जो है वो थोड़ी देर बाद जो है वो उसका टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो गया। तो जब जब मैंने चाय का कप रखा था तब तो वो गर्म था, कुछ टाइम बाद वो ठंडा हो गया, तो जो हीट है वो कहाँ गई। तो मैंने उनसे कहा कि सर फिजिक्स में हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि हीट जो है वो हमेशा ट्रैवल करती है हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में। तो जो रूम का टेम्परेचर था वो कम था और चाय का जो टेम्परेचर था वो ज़्यादा था, तो हीट जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में जो है वो ट्रैवल कर गई, यानी कि चाय के कप से जो हीट निकली वो रूम के साथ जो है कॉम्पनसेट हो गई, और एट द एंड दोनों का जो टेम्परेचर था वो इक्वल हो गया, जिसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं कि दोनों सिस्टम का जो टेम्परेचर था वो सेम हो गया। तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये बात कर रही हैं कि चाय में से जो है वो हीट निकल के रूम में पहुंच गई, तो इसका मतलब है कि रूम का टेम्परेचर फिर बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा यस सर, रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि अगर जैसे हमें पता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो अगर वो एक सिस्टम से निकली है तो दूसरे सिस्टम में जाएगी तो दूसरे को एनर्जी जो है वो बढ़ा देगी। तो उन्होंने कहा लेकिन मुझे तो फील नहीं हुआ कि मेरे रूम का टेम्परेचर बढ़ गया।
तो मैंने कहा कि सर क्योंकि वो चाय का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा इतना नहीं था कि हम उसको फील कर सकें। वो सिस्टम सराउंडिंग में तो गया, लेकिन क्योंकि चाय का एक कप था तो उसने बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिया ओवरऑल टेम्परेचर में, यानी इंक्रीमेंटल चेंज आया है लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर मैंने इसी बात को उन्होंने आगे मुझसे पूछा कि अच्छा, अगर आप जैसे आप कह रही हैं कि चाय का कप तो छोटा था तो उसने ज़्यादा चेंज नहीं दिया मुझे टेम्परेचर रूम में, तो अगर हम यही चीज़ किचन में करें तो क्या किचन में ये चीज़ आप कैसे बताएंगी? तो मैंने उनसे कहा कि सर जैसे अगर हम आम रूटीन में बात करें किचन में, क्योंकि हर वक्त खाना बन रहा होता है, चूल्हा हमारा चल रहा होता है, तो अगर हम रूम के टेम्परेचर को किचन के टेम्परेचर से कंपेयर करें तो किचन का जो टेम्परेचर है वो हमेशा हमें ज़्यादा फील होता है, वहाँ हमें ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि वहाँ जो खाना बन रहा है उसका जो टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट के साथ आगे तो वहाँ उसका टेम्परेचर बढ़ा देता है ओवरऑल किचन का। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, वो एग्री कर गए इस बात पे। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, जैसे आप देख रहे होंगे कि जब मुझसे पैदल ने क्वेश्चन पूछा था तो उन्होंने जो मुझसे यानी इंट्रोडक्शन में मुझसे मैंने जब अपना एक्सपीरियंस बताया तो वही चीज़ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने पिक की कि आपने ओ लेवल्स को पढ़ाया है, तो वो सारी उन्होंने जब मुझसे डिस्कशन की तो वो उस चीज़ पे हो गई। फिर मैंने जो उनको जो चीज़ बताई थी कि जब उन्होंने मुझसे पूछा था व्हाई यू वांट टू ज्वाइन एफपीएससी, तो मैंने उनसे कहा था कि मैं क्रिटिकल थिंकिंग स्टूडेंट्स में मतलब चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग आए, कॉन्फिडेंस आए कि वो अपने नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को अच्छे से प्रेजेंट करें। तो उन्होंने वो चीज़ मुझसे मतलब वो चीज़ वहाँ से उन्होंने देखी और उन्होंने मुझसे कहा कि आपने जैसे मेरे कोलीग को बताया कि आप क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में आपने बात की, तो आप मुझे ये बता सकती हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग है क्या चीज़, मतलब मुझे समझाएं कि ये क्रिटिकल थिंकिंग क्या चीज़ है। तो मैंने कहा कि सर क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये होता है कि मतलब अगर आपको कोई चीज़ बताई जा रही है कि ये चीज़ ऐसे, फॉर एग्जांपल हमने न्यूटन्स के लॉ पढ़ लिए कि फर्स्ट लॉ ये बताता है, सेकंड लॉ ये बताता है, तो हमने मान लिया, फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट्स ने मान लिया कि हाँ ठीक है। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई जा रही है आपने उसको एनालाइज करना है, फिर आपने उसको यानी सोचना है, समझना है और उसके बारे में लॉजिकली क्वेश्चंस पूछने हैं और फिर एक्सेप्ट करना है कि अच्छा ये चीज़ ये है, अच्छा ये चीज़ हमें ये चीज़ बता रही है। लेकिन ब्लाइंडली किसी चीज़ पे अगर आप ट्रस्ट कर लेते हैं तो वो चीज़ क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती है। तो हमें स्टूडेंट्स को क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ लेके जाना है कि अगर कोई चीज़ उनको पढ़ाई जा रही है तो वो क्वेश्चंस पूछें, वो रीजंस पूछें हमसे कि ये चीज़ ऐसे क्यों है, ताकि उनके अंदर जब वो क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो चीज़ें उनमें समझ आ जाएंगी और उनमें यानी जब उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी तो फिर वो चीज़ों को रट्टा नहीं लगाएंगे, वो कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को लेके चलेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो तकरीबन 5 मिनट का टाइम था तो उनका टाइम कंप्लीट हो गया, तो उन्होंने कहा ठीक है थैंक यू, मेरी तरफ से बस यही क्वेश्चन थे। यूपीएससी के पर्सन थे, फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे, तो उन्होंने मुझसे जो सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि आप जो कुरान पाक में चीज़ें पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले जो कुरान पाक में बताई हैं चीज़ें, वो आप साइंस यानी फिजिक्स की मदद से आप कैसे बताएंगे, दोनों को आपने मतलब रिलेट करना है, कैसे रिलेट करेंगे। तो मैंने कहा सर कुरान पाक में जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं वो सारी जो है वो साइंस जो है वो प्रूफ कर रही है। तो जैसे कि कुरान पाक में जिक्र आता है कि चाँद और सूरज को हमने बनाया और वो जो है सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। तो कुरान पाक की इस आयत को जो है वो साइंस वेरीफाई करती है। हम चाँद सूरज जितने भी सैयारे हैं वो सारे अपने अपने एक्सिस के गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो वेरीफाई होती है। दूसरा कुरान पाक में जिक्र आता है कि हमने दो दरिया बनाए जो एक दूसरे के साथ यानी कि उनके अंदर कोई दीवार नहीं है लेकिन वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होते। तो साइंस ने फिर ये चीज़ प्रूव की है कि अगर दो यानी कि दो डिफरेंट लिक्विड्स हैं, उनकी अगर डेंसिटी में डिफरेंट आता है तो वो एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं होते। और वो दो दरिया जो है वो हमने देखे भी हैं कि वो दोनों जो है वो बिना किसी सेपरेशन के जो है वो बिल्कुल अलग है, यानी कि एक दरिया का पानी अलग है और दूसरे का अलग है। और हम बात करते हैं कुरान पाक में जिक्र है कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मेराज पे गए, वाक़या मेराज का। तो मैंने कहा सर वहाँ पे जो है ना वो टाइम स्पैन था, ये था कि जब हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं तो दरवाजे का जो कुंडा था वो जैसे हिल रहा था, तो जब वो वापस आए उनका बिस्तर वैसे ही गर्म था और वो चीज़ वैसे हिल रहा था। तो उस वक्त के लोगों के लिए ये मानना बहुत मुश्किल था कि इतनी जल्दी कोई कैसे जो है वो इतना सात आसमान जो है वो विज़िट करके आ सकता है। तो मैंने कहा सर आज हम स्पीड ऑफ लाइट देखते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट से हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो कुरान पाक में भी जो जो चीज़ें भी बताई गई हैं वो आज जो है वो सारी सच साबित हुई हैं।
तो उन्होंने कहा जी ठीक है। वो खुश हो गए इस जवाब से मेरे। मतलब वो फिज़िकली आपको बहुत एक वो दिखा रहे होते हैं कि वो आप जो कह रहे हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जाए। अगर आप कोई चीज़ गलत भी कह रहे होते हैं तो वो इस तरह से आपको मुंह पे नहीं कह देते कि आपने ये चीज़ गलत बताई है, लेकिन आपको वो करेक्ट करते हैं बस। उनकी तरफ से ये कि सवाल था। फिर पैनल हेड ने कहा कि जी आपका टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला है, और ये मेरे अब आखिरी कुछ सवाल हैं आपसे, लास्ट 2 क्वेश्चंस आपसे मैं पूछ सकता हूँ। मैंने कहा जी जी सर आप पूछ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि कायद आज़म सॉरी, उन्होंने मुझसे कहा कि आप पाकिस्तान स्टडीज़ के बारे में कितना जानते हैं। तो मैंने कहा सर बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मुझे पता है ना। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा आप मुझे बताएं कि कायद आज़म की आप बता सकते हैं कि कितने सिबलिंग्स थे। तो मैंने कहा कि मैं सोच रही थी कि कितने सिबलिंग्स थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा आप मुझे बता दें कि इनकी बहनें कितनी थी। तो मैंने कहा सर इनकी 2 बहनें थी। तो उन्होंने कहा नहीं, इनकी 4 बहनें थी। तो आप वो हमारे फाउंडर हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे कंट्री के लिए। मैंने कहा जी सर बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि आप फिर देखिएगा इसका उनकी आपको जो है ना वो याद होनी चाहिए उनकी हिस्ट्री। मैंने कहा जी सर। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अब ये मेरा आखिरी सवाल है, उसके बाद फिर आप जा सकती हैं। तो आप मुझे बताएं कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ज़ुन्नूरैन क्यों कहा जाता है। तो फिर कुछ पॉज़ लेने के बाद फिर मैंने बताया, मैंने कहा सर उनको इसीलिए ज़ुन्नूरैन कहा जाता है कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों की शादी जो है वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुई थी। तो इस वजह से उन्हें ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, गुड, माशाल्लाह। फिर उन्होंने कहा जी आपका जो है वो इंटरव्यू ख़त्म हो गया है, अब आप जा सकती हैं। तो उसके बाद फिर मैंने कहा थैंक यू सर। फिर उसके बाद मैं इंटरव्यू रूम से बाहर आ गई। तो बस ये चीज़ थी। और अच्छा एक चीज़ ये कि जब मैं बाहर आई थी तो मैं बहुत एक कॉन्फिडेंट फील कर रही थी। अच्छा ये चीज़ होती है कि आपको ना वाइब आ जाती है कि अच्छा आपका ये इंटरव्यू अच्छा हुआ है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का साथ, अपनों की दुआएं जो हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं आपकी मेहनत के साथ साथ। तो इंशाल्लाह हम ये सीरीज़ जो है वो कंप्लीट करेंगे। इसमें आपको हर चीज़ मैं बताऊंगी कि क्या क्या प्रोसेस रहा इंटरव्यू सिलेक्शन के बाद कि आगे के क्या प्रोसेस होते हैं। तो अभी मैं उसी से गुज़र रही हूँ, तो मैं आपको इंशाल्लाह साथ साथ अपडेट करती रहूँगी। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस जो हैं वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो एफपीएससी से रिलेटेड हों या किसी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हों, तो आप ये हमारा चैनल जो है स्टेप अप स्टूडेंट्स इसको सब्सक्राइब कर लें, और आने वाली वीडियोस ताकि आप तक पहुंच जाएं। एफपीएससी सीरीज़ के साथ साथ हम जो दूसरी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं वो है सीएससी स्कॉलरशिप। कि आपने अगर बाहर कहीं अप्लाई करना है, ख़ास तौर पे चाइना में, अगर आप पीएचडी के लिए, एमएस या बीएस के लिए बाहर से स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे एक कोलीग हैं जिन्होंने रिसेंटली विन की है सीएससी स्कॉलरशिप। तो इस वक्त वो चाइना में होते हैं। तो वो इंशाल्लाह आपको इस बारे में भी अपडेट करेंगे। तो सीएससी से रिलेटेड और बाहर स्कॉलरशिप से रिलेटेड अगर आपको, तो आप ये चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताएंगे कि आपने क्या कैसे कैसे चीज़ों को लेके चलना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।